हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना कंपनी लॉ का फर्स्ट लेक्चर। ऑल्दो आज हम इंट्रोडक्शन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो आप लोग अब पढ़ चुके हो कि लॉ क्या होता है, कैसे बनता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया था कि आपके कोर्स का सिलेबस क्या है और आपके कोर्स का कंटेंट क्या है, क्या क्या आपके कोर्स में आता है और लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, इंडिया के अंदर कौन बनाता है, ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर जाना था। आज हम ऑफिशियली कंपनी लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑफिशियली। और कंपनी लॉ अभी इसमें आज तो मैं बहुत लंबा प्रोसेस है। अब आप ये समझो कि आज कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं और शायद ही आज की क्लास में मैं ये बताऊंगा कि कंपनी क्या होती है। आज हम कंपनी के बारे में तो बात नहीं करेंगे। अभी जैसे मैं उल्टा, तुम्हें पता है मैं हमेशा उल्टा चलता हूँ थोड़ा सा। जब हमने लास्ट क्लास में लॉ पढ़ना था तो हमने पहले ये नहीं समझा था लॉ क्या होता है। हमने पहले ये समझा था कि लॉ बनाता कौन है ना, क्यों बनाया जाता है, उनको बनाने की पावर कहां से आई है, कैसे बनता है। पहले हमने ये सब सीखा था, बाद में हमने पढ़ा था लॉ क्या होता है। सिमिलरली कंपनी क्या होती है ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 क्यों आया, इसको लाने की वजह क्या थी, इसमें कितने सेक्शंस हैं, इसको रेगुलेट कौन करता है, इस कंपनी एक्ट को चलाता कौन है इंडिया में, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कौन है, इसकी जुडिशियल बॉडीज कौन है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जब हम पढ़ रहे हैं तो यहां पे आपको दिख रहा है कंपनीज एक्ट 2013। तो मोटा मोटा नाम पढ़कर क्या लग रहा है कि सर ये एक्ट 2013 में इंडिया में आया होगा। एक्ट का मतलब क्या होता है, लॉ। एक ऐसा लॉ जो किस में डील करता है, कंपनीज में डील करता है। एक ऐसा लॉ जो किस में डील करता है, कंपनीज में डील करता है। और उसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये, क्या इंडिया में कंपनी एक्ट 2013 से पहले क्या इंडिया में कोई कंपनी एक्ट था या नहीं था? था। आपको पता होगा सबसे पहले, जैसे भी तुम्हारे को पता है कंपनी एक्ट, अभी जैसे तुम्हारे को पता है कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। इससे पहले इंडिया में होता था कंपनीज एक्ट 1956। उससे पहले इंडिया में होता था कंपनीज एक्ट 1913। उससे पहले 1800 की सदी में भी होते थे एटसेट्रा, ऐसे और भी होते थे। मतलब इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि ये ऐसा इकलौता कंपनी लॉ नहीं है जो इंडिया में पहली बार आया। इससे पहले भी इंडिया में कंपनी लॉ होता था, लेकिन उस लॉ में कोई ना कोई कमी रही गई होगी, इसलिए उसको दूर करा गया, उसको हटाया गया, उसकी जगह नया लॉ लाया गया। मेरा क्वेश्चन है, तुम्हारे को पता है कि अगर किसी लॉ में कोई कमी होती है तो उस लॉ की कमी को दूर करने के लिए हम अमेंडमेंट लाते हैं। क्या लाते हैं? अमेंडमेंट लाते हैं। तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट पास होता है। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि जैसे कंपनीज एक्ट 1956 इंडिया में इतने टाइम से चल रहा था, 1956 से लेकर वो 2013 तक चलता रहा। तो मेरे कहने की सेंस है कि कंपनी एक्ट 2013 लाए ही क्यों ना लाते। जो पहले वाला इंडिया में चल रहा था वही चलता रहता। जो दिक्कत थी वो अमेंडमेंट के थ्रू लाते रहते। उसमें पहले भी अमेंडमेंट आई है। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बहुत बार अमेंडमेंट आई है। सन 2000 में भी आई थी, सन 2000 में भी आई थी, 2002 में भी आई थी, उससे पहले 90s के सन में भी आई थी, कहीं में 1980s के अंदर भी आई थी। तो ऐसा नहीं कि 1980s में भी अमेंडमेंट आई थी, सन 2000 में भी आई थी, सन 2002 में भी आई थी। तो 1956 वाले कंपनी एक्ट में भी अमेंडमेंट आई थी। तो मेरे कहने की सेंस ये कि जब अमेंडमेंट के थ्रू ही काम हो जाता है तो नया एक्ट लाने की क्या जरूरत थी, नया एक्ट लाने की क्या जरूरत थी। और आपको पता है कोई भी एक्ट, अब तुम्हारे को मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि कोई भी एक्ट जो बनता है, कोई भी एक्ट बनने से पहले क्या होता है, बिल। कोई भी एक्ट बनने से पहले क्या होता है, बिल। बिल का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट लॉ। ड्राफ्ट लॉ, एक ड्राफ्ट लॉ रेडी किया जाता है। देन इस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल का मतलब है क्या, ड्राफ्ट लॉ। उस ड्राफ्ट का एक लॉ का एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है, उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, लोकसभा राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, देन उसके बाद आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या देते हैं, अपनी असेंट देते हैं। असेंट मीन्स साइन कर देते हैं, उसके ऊपर कंसेंट देते हैं, सहमति। असेंट का मतलब होता है कंसेंट, साइन कर देना, सहमति देना। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। और उसके बाद उसे क्या कर दिया जाता है,
उसके बाद उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। अच्छा, इसके लिए मैंने तुम्हारे को बताया था, इंडिया में एक वेबसाइट है egazette.nic.in। इंडिया में कोई भी नया लॉ बनता है तो वो सबसे पहले इस वेबसाइट पर अपलोड होता है। तो जो इस वेबसाइट पर अपलोड होता है उसके बाद वो, अच्छा देखो स्कूल में देखो कोई लॉ बन गया, तुम नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता ना लॉ बन गया, तो वो कैसे पता लगेगा, जब वो इस वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। तो कोई भी नया लॉ होता है तो इस वेबसाइट पर अपलोड होता है ताकि जनता को पता लग जाए कि भाई नया लॉ बन चुका है। तो इसका अलग कोई भी एक्ट, इसका अलग जब कंपनी लॉ बना होगा तो वो भी ऐसे ही बना होगा, पहले वो बिल होगा, उसे बोर्ड हाउस पार्लियामेंट से पास कराया गया होगा, देन प्रेसिडेंट ने साइन करे होंगे, देन उसके बाद उसे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया गया होगा, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट ने साइन करे वो एक्ट तो बन ही गया, उसके बाद उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया गया होगा। अब समझने वाली चीज ये है, जो मेरी मेन समझाने वाली चीज है वो ये है, मेरा जो क्वेश्चन चल रहा था कि जब कंपनी एक्ट 2013 से पहले इंडिया में 1956 चल रहा था, इतने सालों से चल ही रहा था, इसका मतलब मोटा मोटा यहां से लेकर अगर तुम यहां तक देखोगे तो मोटा मोटा 56 ईयर्स के आसपास हो गया, इतना ही हो गया ना। 1956 में 5 साल 56 का था ये, तो 55 ईयर्स ये हो गए, और नहीं 45 ईयर्स ये हो गए, 10 55 और 4 2 6, मोटा मोटा 56 57 ईयर्स के आसपास का पुराना लॉ था वो, जो इतने साल तक इंडिया में चल रहा था। तो जब वो चल ही रहा था तो उसको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, अमेंडमेंट ले आते। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है इंडिया में, कितनी बार प्रपोजल चल रहा है कि उसको हटाकर डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाए, ये करा जाए वो करा जाए, लेकिन बार बार क्या होता है तुम देखते हो, हर साल इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आती है, हर साल नया फाइनेंस एक्ट आता है, उसके थ्रू हर साल इनकम टैक्स एक्ट अमेंड होता है हर साल। अच्छा, जब कुछ बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा अमेंड क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, लॉ में जो चेंजेस है। अच्छा, आपको पता है लॉ बनाया किसने है, पार्लियामेंट ने, तो लॉ को चेंज भी कौन करेगी, पार्लियामेंट, जो अथॉरिटी बनाती है वही चेंज करती है। तो लॉ बनाया किसने, पार्लियामेंट, चेंज भी कौन करेगी, पार्लियामेंट। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने पहले लॉ बनाया एक्ट की फॉर्म में, तो जब उसको चेंज किया जाएगा तो वो अमेंडमेंट एक्ट की फॉर्म में आएगा। अभी तो मैं बताऊंगा वो कैसे आता है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है, पहले अमेंडमेंट बिल बनता है, फिर उसको उस अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउस से पास करवाते हैं, देन प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तो उसके बाद वो अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, और उसके बाद उसे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर देते हैं। तो होता क्या है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अमेंडमेंट ही ले आते यार, पूरा का पूरा एक्ट क्यों बदल दिया, अमेंडमेंट ले आते, अगर मान लो 20-30 सेक्शनों में दिक्कत लग रही है तो उन 20-30 सेक्शनों को ठीक कर देते, पूरा नया लॉ क्यों लेके आ गए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अमेंडमेंट इज लाइक अ पैच ऑन शर्ट। अच्छा, आपकी एक बार शर्ट फट गई, आपने रफू करवा ली, आपकी रफू पैच, समझ आता है ना, हिंदी में बोले तो रफू, इंग्लिश में बोले तो पैच। आपकी दूसरी बार शर्ट फटी, आपने फिर एक रफू लगवा ली, आपकी तीसरी बार शर्ट फटी, आपने रफू लगवा ली। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी शर्ट पे रफू 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 दिखेगी, शर्ट की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, शर्ट की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। सिमिलरली पुराने वाले कंपनी एक्ट के अंदर इतनी सारी अमेंडमेंट आ चुकी थी कि उन कमियों को दूर करने के लिए एक गवर्नमेंट को एक नीड रियलाइज हुई कि यार इस लॉ को हटाते हैं और इसकी जगह नया लॉ लेके आते हैं। बार बार अमेंडमेंट लाना अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह नया लॉ लेके आते हैं जो बिल्कुल बेसिक से जीरो से नया होगा, और जो जो कमियां होंगी पुराने वाले लॉ में सारी दूर कर देंगे। लेकिन इतना आसान था नहीं। तुम सोचो, तुम्हें पता है कंपनी एक्ट 1956 कितने सालों बाद चेंज हुआ, कंपनी एक्ट 1956 के बाद 2013 में आया, 56-57 सालों बाद चेंज हुआ, वो 56-57 ईयर्स बाद चेंज हुआ। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 और किस सोच से लेके आए थे कि जो पुराने वाले लॉ में कमियां हैं उसको दूर कर देंगे, जो पुराने वाले लॉ में कमियां हैं उसको दूर कर देंगे। नए वाले लॉ के हालात तो और बुरे हैं। तो इन्होंने जो कंपनीज एक्ट बनाया 2013, तो इनको लगा कि सारी कमियां दूर हो जाएंगी, है ना, कि कंपनी एक्ट 1956 को हटाकर हम 2013 लेके आ रहे हैं, सारी जड़ से प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और आपको पता है जो लाने वाले थे उस टाइम पे कौन थे, आपको पता होगा जो बिल होता है ना, मैंने तो बताया कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, तो उस बिल को प्रेजेंट कौन करता है, वो जनरली लॉ मिनिस्टर करते हैं। और उस टाइम पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड थे, आपको पता होगा ये कंपनी एक्ट जो पूरा रेगुलेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर होता है। तो जो उस टाइम एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड थे वो थे सचिन पायलट। उस टाइम पे जब ये लॉ आया सचिन पायलट थे, कांग्रेस के नेता थे उस टाइम पे और राजस्थान के नेता वैसे, तो वो ये हेड थे। उस टाइम पे इनके प्रपोजल से कंपनी एक्ट रखवाया गया था। ऑल्दो कंपनी एक्ट के अंदर ऐसा नहीं कि खाली इन्होंने तो खाली बिल को ड्राफ्ट करवाया था। जो कंपनी एक्ट पूरा का पूरा बना है वो 2 लोगों के कहने पे बना है नया वाला कंपनी एक्ट। जो नया वाला कंपनी एक्ट है, एक तो आया जे ईरानी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, नया वाला कंपनी एक्ट 2 कमेटीज की रिकमेंडेशन पे आया है।
एक जे ईरानी कमेटी प्लस दूसरा कुमार मंगलम बिरला कमेटी। कुमार मंगलम बिरला कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी तो आपको पता ही होगी बिरला ग्रुप की कमेटी है। और जे ईरानी कमेटी रतन टाटा ग्रुप की एडवाइजरी कमेटी, टाटा ग्रुप की एडवाइजरी कमेटी है, प्लस और भी ग्रुप्स को एडवाइस देती है। तो बेसिकली ये कमेटियां जो थी, इनकी रिकमेंडेशन पे कंपनी लॉ आया, इनकी रिकमेंडेशन पे कंपनी लॉ आया कि कंपनी लॉ में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जो पुराने वाले कंपनी एक्ट में नहीं थे। जैसे एग्जांपल 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट, ये पुराने वाले कंपनी लॉ में नहीं था, अभी आया है। वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट कि वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है बड़ी कंपनियों के अंदर, ये पुराने वाले कंपनी एक्ट में नहीं था, अब आया है। CSR का कंसेप्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक देखो जैसे हर एक कंपनी जो बनती है वो समाज में बनती है, तो जितने भी वो फायदे उठाती है वो समाज से उठाती है, समाज से लेती है ना फायदे। तो जब वो समाज से इतने सारे फायदे ले रही है तो उसको समाज को बदले में कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनी बनी समाज में है तो वो समाज के लिए कुछ भला भी करेगी, उसी को हम बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे एटसेट्रा ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो पुराने वाले कंपनी एक्ट में नहीं थे लेकिन नए वाले कंपनी एक्ट में लाए गए हैं। तो ये सारे कंसेप्ट ये क्या होते हैं डिटेल में इनके बारे में आगे जाके बात करेंगे, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि कुछ नई चीजें जो पुराने वाले कंपनी लॉ में नहीं थी अब लाई गई हैं। तो वो इन कमेटीज की रिकमेंडेशन पे लाई गई हैं, और जो बिल को रेडी करवाया था वो इन लोगों ने करवाया था, प्लस इनकी जो लॉ मेकर्स की टीम होती होगी साथ में उन्होंने। हुआ क्या, जब कंपनी एक्ट 2013 आया तो इस सोच से लाया गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बहुत बढ़िया कंपनी लॉ है। क्या हुआ तुम देखते चलो, कंपनी एक्ट 2013 आया, आते ही इसके सेक्शनों में दिक्कत होने लगी, तो उसके बाद कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया। कंपनी एक्ट 2013 आया, आते ही दिक्कत आई, देन उसके बाद क्या आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया। अच्छा अभी ये खत्म नहीं हुआ था, तो आते ही एक और नया अमेंडमेंट एक्ट आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। उस लॉ में और कमियां लगी, पुराने वाले कंपनी लॉ में और चेंजेस आए, हमें लगा ये भी कमियां हैं, ये सेक्शन भी गलत है, तो उनको हटाकर नए सेक्शन बनाए गए और कुछ सेक्शनों में चेंजेस करे गए, तो एक और अमेंडमेंट एक्ट आया 2017। अच्छा ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज ध्यान रखना, मैं देखो दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। देखो जब कंपनी एक्ट 1956 था, उसके बाद जब कंपनी एक्ट उस 1956 में जो भी अमेंडमेंट आई, तो अमेंडमेंट भले जिस मर्जी साल में आई हो, हम ये नहीं बोलते कि वो कंपनी एक्ट का साल चेंज हो गया, कंपनी एक्ट का साल आज भी वही कहलाएगा। मतलब जैसे मेरे कहने की सेंस ये कि कंपनी एक्ट 2013 में आया, उसके बाद कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, तो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 की वजह से इस वाले कंपनी एक्ट 2013 के कुछ सेक्शनों में चेंजेस आए। ये नहीं है कि एक्ट खत्म हो गया, तो हम आज भी बोलेंगे यही कि वो कंपनी एक्ट 2013 है, हम ये नहीं बोलेंगे कि कंपनी एक्ट 2015 है। सिमिलरली 2017 में और चेंजेस लाए गए, तो जब 2017 में और चेंजेस लाए गए तो इसके बाद इस कंपनी एक्ट में चेंजेस आए होंगे, तो जब कंपनी एक्ट में 2013 में चेंजेस और आए तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि वो कंपनी एक्ट 2017 हो गया, आज भी कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा वो आज भी कंपनी एक्ट 2013 ही, बस इस अमेंडमेंट से उसके जो जो सेक्शनों में दिखते हैं उन सेक्शनों को ठीक कर दिया जाएगा, उन सेक्शंस को ठीक कर दिया जाएगा, उन प्रोविजंस को, जिन प्रोविजंस में दिक्कत है उन प्रोविजंस को ठीक कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो हमें लगा कि यार अब तो दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद फिर आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, तो तुम अगर हालात देखो कि आज के लॉ मेकर ज्यादा समझदार हैं, पहले वाले लॉ मेकर ज्यादा समझदार थे। पुराना वाला कंपनीज एक्ट 1956 में आया और वो 2013 तक चला, और 2013 के बीच में अमेंडमेंट आई लेकिन 3-4 बार आई, इससे ज्यादा नहीं आई। यहां तो अब इसको और वो भी बहुत लेट सालों में आई, कि सन 2000 में आई थी और 2002 में आई थी, और उससे पहले कुछ 1980s के आसपास आई थी और कुछ 70s के आसपास आई थी। यहां तो साला हालात देखो तुम कि कंपनी 2013 से लेकर 15, 17, 18, 19, 20 4 अमेंडमेंट एक्ट तो आ ही चुके हैं, अभी चलते चले जाएंगे। अभी तो हालात ये भी चल रहे हैं कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कंपनी एक्ट ही पूरा बदल दिया जाए, ये वाला भी। मतलब तुम देखो कि पुराने वाला कंपनी एक्ट 1956 से लेकर 1956 से लेकर 2013 तक चला, इतने साल 56 ईयर्स चल गया। नया वाला कंपनी लॉ तो मेरे को नहीं लगता ये 20 साल भी चलेगा, जो इसके हालात हैं। 4 बार तो इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है अभी से ही, अभी इतने ही सालों के अंदर ही। तो अब वाले लॉ मेकर्स की जो ड्राफ्टिंग है ना वो इतनी बढ़िया नहीं है। पहले वाले लॉ मेकर क्या करते थे पता है, पहले वाले लॉ मेकर्स में और अब वाले लॉ मेकर्स में क्या फर्क है। पुराने वाले जो लॉ मेकर होते थे ना, वो जब लॉ बनाते थे तो वो बहुत सोच समझ कर बनाते थे कि
फ्यूचर के पर्सपेक्ट को सोच के भी और क्या क्या चीजें, इफ्स एंड बट सोच कर कि ऐसा नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वो सारे ही ना लॉ में पहले से प्रोविजन डाल देते थे कि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके प्रोविजन भी लॉ में वो पहले से डाल देते थे। आजकल के जो लॉ मेकर है ना, वो पता क्या करते हैं, अपने हिसाब से लॉ बना देते हैं और क्या कहते हैं, जो होगी देखी जाएगी, तू बना दे, लॉ बनाकर पास कर दो, जो जो दिक्कतें आएंगी बाद में लोग बताएंगे तो हम ठीक करते जाएंगे। जब इंडस्ट्री में लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे तो बताएंगे कि भाई सेक्शन में दिक्कत आ रही है तो हम उस सेक्शन को ठीक कर देंगे। फर्क हो गया ना। अच्छा, पुराने जमाने ये सिमिलरली क्या हमारे तुम्हारे ऐसे लोग ही तो हैं, जब हमारे पापा लोगों की जनरेशन के लोग होते हैं, अच्छा जो पापा लोगों की जनरेशन के लोग होते थे, तो वो लोग अगर क्या करते थे कि अगर 100 रुपए कमाते थे ना, तो वो लोग 80 रुपए खर्चते थे, 20 रुपए सेव करते थे, 20 रुपए सेव करते थे, 20 रुपए 30 रुपए सेव करते थे। अच्छा, इसीलिए वो रिजर्व्स बनाकर रखते थे, किस्म से रिजर्व्स बनाते थे ना, 20-30 रुपए सेव करते थे, 60-70-80 रुपए खर्चते थे 100 रुपए की इनकम में। आजकल के लोग क्या करते हैं, साला इनकम है 100 रुपए की, खर्चेंगे 120 रुपए, क्रेडिट कार्ड पे ले लेंगे चीजें और मंथली बैठ के किस्तें भरते रहेंगे। यही होता है, जमाना बदल रहा है। पुराने जमाने के लोग ना कुछ फ्यूचर में हमारे साथ गलत ना हो जाए उसके लिए कुछ पैसे से सेविंग करके रखते थे, पॉलिसीज करवाते थे, बहुत कुछ करवाते थे। आजकल के लोग क्या करते हैं, जो होएगी देखी जाएगी, है ना, जब अभी प्रेजेंट में जियो, जो होएगी देखी जाएगी, फ्यूचर का इतना सोचते ही नहीं। अब इसमें नुकसान दे जाता है कई बार ये चीजें। तो सिमिलरली लॉ मेकर ने लॉ बनाया, पुराने वाले लॉ मेकर जब लॉ बनाते थे तो सोच समझ के बनाते थे, इफ्स एंड बट्स की क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे आ सकती है, वगैरह वगैरह, और उन सब चीजों को पहले ही सोच के लॉ में कवर कर देते थे, तो अब बार बार अमेंडमेंट लाने की दिक्कत नहीं होती थी। आजकल के लॉ मेकर इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, लॉ बना दिया देखी जाएगी, बाद में अमेंडमेंट, बाद में जो दिक्कत होगी अमेंडमेंट लाके ठीक कर देंगे, इंडस्ट्री में जो दिक्कत आएगी। तो इस वजह से दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, इस वजह से अमेंडमेंट ज्यादा आ रही हैं, और कंपनी एक्ट जो है वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहा, कंपनी एक्ट आता ही स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो अल्टीमेटली पहले तो मैंने तुम्हें यह समझाया कि वैसे एक्ट लाते क्यों है, कि पूरा का पूरा एक्ट क्यों बदला जाता है, कि अगर किसी एक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस हो तो अमेंडमेंट लाकर ठीक कर दो। लग रहा है कि चेंजेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, एक्ट की ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है, तो उस पूरे के पूरे एक्ट को रिप्लेस करके नया एक्ट ले आओ। अब लाया तो ये कंपनी एक्ट 2013 को भी इसी सेंस में थे कि कंपनी एक्ट 1956 में बहुत सारी अमेंडमेंट आ चुकी है तो उसको हटाकर नया ले आओ, लेकिन किसी को पता नहीं था कि 2013 वाले में भी इतनी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। खैर, अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2020 का अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका है वो, लेकिन स्टिल। तो अभी हमने पहले ये समझा कि लॉ पहले वाला क्या था और अब वाला क्या है। अब मैं कुछ बात करता हूं। देखो, जब हम बोलते हैं ना लॉ, जैसे हम पढ़ रहे हैं एक्ट, जैसे हम पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट 2013, तो जो एक्ट होता है ना, एक्ट जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, तो ये जो एक्ट होता है ना, एक्ट का मतलब होता है लॉ, और एक्ट का ना ए हमेशा कैपिटल में रहेगा, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में रहेगा, क्योंकि अगर ये स्मॉल ए होगा तो एक्टिविटी बन जाएगा, अगर स्मॉल में ए होगा तो क्या बन जाएगा, एक्टिविटी बन जाएगा। तो एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में होगा, और एक्ट का मतलब होता है लॉ। लेकिन ना एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं होता, एक्ट एक छोटा सा लॉ का पार्ट होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि लॉ कंप्लीट कैसे बनता है। एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशंस, जब हम इन सारी चीजों को जोड़ देते हैं ना, तब बनता है कंप्लीट लॉ, तब बनता है क्या, कंप्लीट लॉ। अब इन सब में क्या फर्क होता है मैं तुम्हें समझाता हूं, सब में क्या फर्क होता है मैं तुम्हें समझाता हूं, जरा समझना। देखो, एक्ट के अंदर ना क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, एक्ट में क्या होते हैं, सेक्शंस, और एक्ट कौन बनाती है, पार्लियामेंट। और जो रूल्स होते हैं ना वो कौन बनाती है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट खुद नहीं बनाती, वो अपनी पावर्स को मिनिस्ट्रीज को डेलीगेट कर देती है, तो रूल बनाती है मिनिस्ट्रीज। जैसे मैं तुम्हारे को अगर बताऊं तो कंपनी लॉ के अंदर जो अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री रूल बनाती है, वो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो मिनिस्ट्री रूल बनाती है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो रूल्स बनाती है वो कौन बनाती है, मिनिस्ट्रीज। एक्ट कौन बनाती है, पार्लियामेंट। जो रूल्स बनाती है वो कौन बनाती है, मिनिस्ट्रीज। गवर्नमेंट बनाती है, हम बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं करती, वो अपनी पावर मिनिस्ट्रीज को डेलीगेट कर देती है और मिनिस्ट्रीज के थ्रू रूल्स बनवाती है। अब समझना। अच्छा, एक्ट में होते हैं सेक्शंस, तुमने देखा होगा ना पिक्चरों में, सुना भी होगा, इसको धारा बोलते हैं हिंदी में, सेक्शन को धारा। इसको दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जा रही है ना, सुनते होगे तुम ऐसे। इसके ऊपर 420 का धारा 420 का केस चल रहा है। तो सेक्शंस जो होते हैं ना, अच्छा सेक्शन में मेन लॉ होता है, लेकिन उस सेक्शन को चलाना कैसे है वो रूल्स बताते हैं, सेक्शन को चलाना कैसे रूल बताते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, कंपनी लॉ के अंदर, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 152, कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 152 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में, जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में। और ये सेक्शन ये बोलता है कि जब भी आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे,
तो अपॉइंट करने के लिए आपको गवर्नमेंट को एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कौन है वहां पे? रजिस्ट्रार। जैसे आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हो ना, ऐसे कंपनी जब कोई बनती है तो कंपनी की भी एक रजिस्ट्री होती है, जिसके पास रजिस्ट्री होती है उसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रार। अब इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो जब आप कोई डायरेक्टर अपॉइंट करते हो तो सेक्शन 152 ये बोलता है कि आपको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है। रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना है कि भाई इस कंपनी ने, मान लो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने कोई डायरेक्टर अपॉइंट करा है, तो इस कंपनी को आरओसी को, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसकी फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो क्या होता है कि जब भी कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो सेक्शन 152 ये बोलता है कि आपको आरओसी को बताना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी ने नया डायरेक्टर अपॉइंट करा है। सेक्शन 152 क्या बोलता है कि आपको आरओसी को बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी ने नया डायरेक्टर अपॉइंट करा है। लेकिन वो डायरेक्टर को बताने के लिए एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है। वो डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ना आरओसी को एक लिखा होता है कि फॉर्म फाइल करना है, और वो कौन सा फॉर्म फाइल करना है वो लिखा होता है रूल्स में। वो कहां लिखा होता है? रूल्स में। इसका मतलब कंपनी लॉ ये बताता है, सेक्शन ये बताते हैं कि डायरेक्टर अपॉइंट होगा, लेकिन किस फॉर्म के थ्रू होगा वो कौन बताता है? रूल बताता है ना। सिमिलरली ऐसा लॉ में और भी लिखा हुआ है। जैसे लॉ में लिखा हुआ है कि भाई आप ये वाला काम कर सकते हो, लेकिन कितने दिन में करोगे वो वाली चीज रूल में लिखी हुई है। इसका मतलब अगर तुम देखो तो पहले सेक्शन आते हैं, सेक्शन को चलाने के लिए रूल्स आते हैं। रूल और सेक्शन साथ साथ चलते हैं। अगर सेक्शन ही नहीं होगा तो रूल किसी काम का नहीं है। रूल किसी काम का नहीं है। देखो सेक्शन बिना रूल के भी चल सकता है, लेकिन रूल कभी बिना सेक्शन के नहीं चल सकता। रूल हमेशा किसको हेल्प करने आता है? सेक्शन को हेल्प करने आता है। जैसे भी मैंने तो यहां बताया कि कंपनी लॉ में लिखा डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो एक फॉर्म फाइल करना है। कौन सा फॉर्म फाइल करना है वो कहां लिखा हुआ है? रूल में लिखा हुआ है ना। कंपनी लॉ में लिखा हुआ अगर आपको ये काम करना है तो इतने दिन में आपको फॉर्म फाइल करना है। तो कितने दिन में करना है और कौन सा फॉर्म नहीं, कंपनी लॉ में लिखा आप ये काम कर सकते हो। मान लो कंपनी लॉ में लिखा है कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है। मान लो कोई कंपनी है, उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। कोई कंपनी है, उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है एक स्टेट से। एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट रुको। इसका मतलब कंपनी लॉ हमें कहता है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन शिफ्ट करने का प्रोसीजर कहां पे लिखा होता है? रूल्स में। प्रोसीजर कहां पे लिखे होते हैं? रूल्स में। इसका ले दे के एक्ट और रूल में फर्क पता है क्या है? एक्ट आपको अलाउ करता है टू डू समथिंग। एक्ट आपको अलाउ करता है टू डू समथिंग, कि आप ये चीज कर सकते हो। और रूल का काम क्या होता है? प्रोसीजर बताना। रूल्स क्या करते हैं? उसको हाउ दैट थिंग शुड बी डन, वो चीज होगी कैसे, वो रूल्स बताते हैं। वो रूल्स बताते हैं। तो एक्ट का काम क्या होता है? ये बताना कि आप ये काम कर सकते हो, लेकिन वो चीज होगी कैसे वो कौन बताते हैं? रूल्स बताते हैं। आप लॉ बोलता है डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, लेकिन किस तरीके से अपॉइंट करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है वो कौन बताता है? रूल बताता है। लॉ कहता है आप ये काम कर लो, है ना, लेकिन वो किस तरीके से करना है कोई भी काम? लॉ कहता है आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर लो, लेकिन किस तरीके से शिफ्ट होगा वो रूल्स बताते हैं। वो रूल्स बताते हैं। लॉ कहता है आप ऑडिटर अपॉइंट कर लो, किस तरीके से? लॉ मतलब सेक्शन, एक्ट। तो और एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। तो सेक्शन आपको ये बताते हैं कि आप ये चीज कर सकते हो। किस तरीके से होंगी वो कौन बताता है? रूल्स बताते हैं। वो होगी किस तरीके से वो रूल्स बताते हैं। ये फर्क होता है। अब आगे बढ़ो तो तुम समझो। तो एक्ट और रूल्स में फर्क समझ आ गया। नेक्स्ट होता है सर्कुलर। और एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और रूल्स कौन बनाती है? गवर्नमेंट्स, मिनिस्ट्रीज। सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर्कुलर्स का मतलब होता है क्लैरिफिकेशंस। सर्कुलर्स का मतलब क्या होता है? क्लैरिफिकेशंस। अच्छा, अगर किसी लॉ को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, किसी लॉ को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो हम सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। तो सरकार उस क्लैरिफिकेशन को सर्कुलर की फॉर्म में इशू करती है। मान लो कोई सेक्शन है, उस सेक्शन को पढ़कर अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, तो सरकार, इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो सरकार से पूछते हैं कि भाई इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन क्या निकालनी है। तो सरकार अपने पास से क्लैरिफाई करती है कि इसका मतलब ये निकालना है। तो वो क्लैरिफिकेशन जो आती है उसे हम बोलते हैं सर्कुलर्स। और नोटिफिकेशंस क्या होती हैं कि जब एक बार, नोटिफिकेशन तो कुछ भी नहीं है, जब एक बार कोई भी लॉ नया बना तो उसको मिनिस्ट्री की साइट पे अपलोड कर दिया जाता है। एमसी की साइट पे देखो, ऑफिशियल, देखो कोई भी लॉ बनता है ना तो उसे ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में तो पब्लिश करते ही हैं, प्लस उसे मिनिस्ट्री की साइट पे भी अपलोड करते हैं। कहां अपलोड करते हैं? मिनिस्ट्री की साइट पे भी अपलोड करते हैं। एक मिनट रुको।
ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट है, इस साइट पे भी अपलोड करते हैं। कोई भी जब नया लॉ बनता है ना, तो ये नोटिफिकेशन दिख रही है ना, यहाँ नोटिफिकेशन वाला कॉलम है, तो इस साइड ये नोटिफिकेशन आई हुई हैं, तो इसे हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। कोई भी जब नया लॉ बनता है, कोई भी जब नई अमेंडमेंट आती है, तो उसको इस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। तो कंपनी लॉ से रिलेटेड मिनिस्ट्री की साइट पे अपलोड करते हैं, जैसे हम बोलते हैं नोटिफिकेशन। जब एक बार वेबसाइट पे अपलोड हो गया तो वो क्या हो गया, नोटिफाई हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन की आ गई। तो ये होती है नोटिफिकेशन। तो इसका मतलब एक्ट प्लस रूल प्लस सर्कुलर प्लस नोटिफिकेशन सबको जोड़ देते हैं, तब क्या बनता है, कंप्लीट लॉ। तब क्या बनता है, कंप्लीट लॉ। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो नए वाले कंपनी एक्ट का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, तो नए वाले कंपनी एक्ट के अंदर टोटल में 470 सेक्शंस हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं, 470 सेक्शन है। वो अलग बात है कि आपके कोर्स में तो पूरे नहीं है, आपको तो स्टूडेंट लाइफ में तो लिमिटेड ही पढ़ाए जाते हैं, है ना। जैसे अगर मैं सीए इंटर के हिसाब से बात करूं, सीए वालों को 1 से लेकर 148 तक इंटर में पढ़ाए जाते हैं, और फिर उसके बाद 149 से लेकर 470 तक फाइनल में पढ़ाए जाते हैं। सीएस के हिसाब से बात करूं तो उनको 1 से लेकर 205 तक एग्जीक्यूटिव में पढ़ाए जाते हैं, बाकी फाइनल में पढ़ाए जाते हैं। सीएमए के हिसाब से बात करूं तो सीएमए इंटर वाले बच्चों को 1 से लेकर 148 तक प्लस आगे के कुछ 15-20 सेक्शन इंटर में पढ़ाए जाते हैं, बाकी फाइनल में। बाकी सारे सीएमए फाइनल पढ़ाए जाते हैं, 149 से लेकर बाद तक के फाइनल में, और कुछ सेक्शन स्टार्टिंग के भी कुछ फाइनल में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, सीएमए फाइनल वालों को। तो इस तरीके से सारे कोर्स बटे हुए हैं। तो ले दे के आप समझो कि स्टूडेंट लाइफ में आपको पूरा नहीं पढ़ाया जाता है ना, बांट बांट के पढ़ाया जाता है। लेकिन ओवरऑल कंपनी एक्ट में अगर मैं बात करूं, टोटल में कितने सेक्शंस हैं, 470, है ना। और कंपनी एक्ट को कितने सेक्शंस में डिवाइड करा हुआ है, 29 चैप्टर्स में डिवाइड करा हुआ है। कंपनी एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, एंड 7 शेड्यूल्स हैं। प्लस इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, ये तुम्हारे जनरल नॉलेज की बातें हैं, इसमें से पेपर में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसके बिना तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। अगर ये चीजें तुम्हें समझ नहीं आएंगी तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बर्बाद हो, है ना। तो इसके अंदर 29 चैप्टर्स है प्लस 7 शेड्यूल्स हैं। अच्छा, शेड्यूल्स आपको पता होंगे, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो, अकाउंट्स के अंदर पढ़ाते हैं ना तुम्हारे को टीचर। तो वो शेड्यूल 3 किसका है, कंपनी लॉ का शेड्यूल 3 है वो। तो 7 शेड्यूल है कंपनी लॉ में, तो उसके 7 शेड्यूल्स के अंदर से आप शेड्यूल 3 में अकॉर्डिंग आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इस तरीके से ऐसे 7 शेड्यूल बने हुए हैं। इसका ओवरऑल कंपनी लॉ में 470 सेक्शन है, और 470 सेक्शन के बाद उसको 29 चैप्टर में डिवाइड करा गया। अच्छा, 29 चैप्टर में डिवाइड मींस चैप्टर बनाए हुए और उसको अलग अलग उसके पार्ट्स बना दिए। फिर दिखाता हूं तुम्हारे को कंपनी एक्ट किस तरीके का है। एमसीए की साइड पे चलते हैं। एक्ट एंड रूल्स में गए, एक्ट में आ गए, कंपनीज एक्ट खोल दिया मैंने। अच्छा, ये देखो कंपनी एक्ट के अंदर आ गए। तो चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी। अच्छा, प्रीलिमिनरी में कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। ऐसे पहले चैप्टर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट चैप्टर देखो कौन सा है, लास्ट चैप्टर देखो कौन सा, चैप्टर 29 मिसलेनियस। तो कंपनी लॉ कितने चैप्टर में डिवाइड है, 29 चैप्टर्स में डिवाइड है ना। ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया, चैप्टर 29 मिसलेनियस का है। अच्छा, इसके बाद अगर नीचे की तरफ आओ तो कितने शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 के फिर बड़े सारे पार्ट हैं, ऐसे शेड्यूल 1 ही चल रहा है अभी तो। फिर शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन का मैंने तो बताया, शेड्यूल 3 है ना, ये बैलेंस शीट का जो तुम लोग बनाते हो। तो कर कर आके कितने शेड्यूल है लास्ट में देखो तो शेड्यूल 7 शेड्यूल है, शेड्यूल 7 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो कंपनी लॉ में कितने शेड्यूल है, टोटल में 7 शेड्यूल्स है ना। और ये तुम्हारे को समझ आ गया, 29 चैप्टर्स है। तो ऐसे ना चैप्टर्स में सेक्शंस को डिवाइड, जैसे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है, इसमें 2 पार्ट हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं, तो ये डेफिनेशंस खुल के आ गई सारी, ये सारी डेफिनेशंस खुल के आ गई। सिमिलरली ऐसे सेक्शन 2 है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटो। इसके अंदर फिर बड़े सारे सेक्शन है, सेक्शन 3 से लेकर कितने तक है, 3 से लेकर 22 तक इसमें है। तो इस तरीके से इसका मतलब इन्होंने क्या करा, कंपनी लॉ को 29 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, और इस 29 चैप्टर के अंदर सारे सेक्शंस को बांट दिया। जैसे 29 चैप्टर में चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है, उसके अंदर 2 सेक्शन है सिर्फ। फिर उसके बाद सेक्शन 3 से लेकर 22 तक किसमें है, चैप्टर 2 में है। तो ऐसे जब करते करते जब सेक्शन चैप्टर नंबर 29 आएगा तो उसमें बचे हुए सारे सेक्शन खत्म हो जाएंगे। जैसे हम नीचे चलते हैं, जैसे मैं तुम्हारे को दिखाऊं तो चैप्टर 29 पे आते हैं सीधा। तो चैप्टर 29 में कहां से लेकर कहां तक के सेक्शंस हैं, अगर हम देखें, मिसलेनियस नाम है इसका, 447 से लेकर 470 तक होंगे लास्ट। तो लास्ट सेक्शन देख लो 470 होता है, तो ये देखो लास्ट सेक्शन 470 खत्म। तो चैप्टर 29 में कितने सेक्शंस हैं, 447 से लेकर
470 तक। तो ले देके इसका आपको समझ आ गया। तो कंपनी लॉ 29 चैप्टर्स में डिवाइड है, 7 शेड्यूल्स में डिवाइड है। 29 चैप्टर्स 7 शेड्यूल्स के अंदर डिवाइड है ना, और टोटल में 470 सेक्शंस हैं। अच्छा, आपको पता है पुराने वाले कंपनी एक्ट में कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर टोटल में 658 सेक्शंस थे। कितने सेक्शंस थे? 658 सेक्शंस थे। इसका मतलब पुराने वाले कंपनी एक्ट में 658 सेक्शंस थे और नए वाले में कितने सेक्शंस हैं? 470। इसका मतलब नंबर ऑफ सेक्शंस हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ सेक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए ना। 470 से आप मतलब 658 से सीधा 470 पे आ गए। मोटा मोटा 200 सेक्शंस कम हो गए 188 के आसपास, या 18 कितने सेक्शंस कम हो गए? 470 658 कितने सेक्शंस कम हो गए? 188 के पास खत्म हो गए ना, 188 के आसपास खत्म हो गए। तुम सोचो इतने बड़े सेक्शन, इतने सारे सेक्शन तुम्हारे खत्म हो गए, नंबर ऑफ सेक्शन ड्रास्ट। तो क्या एक्ट छोटा हो गया? जब बहुत सारे लोगों को पता क्या लगा, जब नया नया कंपनी लॉ आया था ना 2013 वाला, तो लोगों को लगा कंपनी लॉ छोटा हो गया कि पुराने वाले में 658 सेक्शंस थे, नए वाले में 470 सेक्शंस हैं। तो क्या कंपनी लॉ छोटा हो गया पहले से? नहीं। इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने क्या करा, बहुत सारे सेक्शंस को तो मर्ज कर दिया, 2-3 सेक्शनों को जोड़ के एक एक सेक्शन बना दिया। जो पुराने वाले कंपनी एक्ट में जो छोटे छोटे सेक्शंस थे, उन सारे सेक्शनों को जोड़ जोड़ के बड़ा बड़ा सेक्शन बना दिया। कुछ तो इन्होंने ये करा। और बहुत सारी चीजें इन्होंने क्या करी, रूल्स में डाल दी। बहुत सारी चीजें इन्होंने सेक्शन से निकाल कर कहां डाल दी? रूल्स में डाल दी। एक चीज कही जाती है कि जो नया वाला कंपनी लॉ है ना, वो स्केलेटन अप्रोच पे बना है। एक चीज कही जाती है कि जो नया वाला कंपनीज एक्ट है वो स्केलेटन अप्रोच पे बना है। कौन सी अप्रोच पे बना है? स्केलेटन अप्रोच पे। ये स्केलेटन अप्रोच क्या होती है मैं समझाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, पता है नए वाले कंपनी एक्ट में रूल क्या करा है कि पुराने वाले कंपनी एक्ट में क्या होता था, 658 सेक्शंस थे, नए वाले कंपनी एक्ट में 470 सेक्शंस हैं। तो पता क्या करा इन लोगों ने, इन्होंने क्या करा है कि जो जो जगहों पे इनको लगता था ना कि चेंजेस ज्यादा आ सकते हैं, चेंजेस ज्यादा आ सकते हैं, उन चीजों को इन्होंने उठाकर डाल दिया रूल्स में। और जहां जहां इनको लगता था चेंजेस कम आएंगे, उन चीजों को इन्होंने सेक्शन के अंदर ही रखा। तो मैंने क्या बोला, जहां जहां इनको लगता था कि चेंजेस ज्यादा आ सकते हैं, उन चीजों को उठाकर इन्होंने कहां डाल दिया? रूल्स में। और जहां जहां इनको लगता था चेंजेस ज्यादा आएंगे और चेंजेस कम आएंगे, उन चीजों को इन्होंने सेक्शन में रखा। लॉजिक समझो क्यों करा ऐसा। अच्छा, एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और सेक्शंस कहां पे होते हैं? एक्ट के अंदर होते हैं। तो अगर पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, तो उस एक्ट के अंदर अगर कोई चेंजेस लाने हैं, तो वो चेंज भी कौन करेगी? पार्लियामेंट ही करेगी। और पार्लियामेंट से चेंज करवाने का मतलब क्या है कि अमेंडमेंट एक्ट पास होगा। क्या पास होगा? अमेंडमेंट एक्ट। जैसे मैंने तुम्हारे को बताया कि 4 अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुके थे ऑलरेडी, 2015, 2017, 2019, 2020 पास हो चुके। तो इसका एक्ट के अंदर अगर एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। और सेक्शन में कोई भी चेंज करना तो वो कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। सेक्शन में कोई भी चेंज करना तो पार्लियामेंट करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया तो चेंज भी कौन करेगी? पार्लियामेंट। कोई गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, सरकार तो कर नहीं सकती उसको चेंज, पार्लियामेंट खुद करेगी। अच्छा, पार्लियामेंट क्या 12 महीने बैठती है? ये पार्लियामेंट के सेशन होते हैं। आपको पता होगा बजट सेशन, विंटर सेशन, ऑटम सेशन। पार्लियामेंट 12 महीने सेशन में नहीं होती, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं। बजट सेशन, ऑटम सेशन, विंटर सेशन, ऐसे सेशन बने होते हैं। तो क्या पार्लियामेंट से कोई लॉ पास करवाना आसान है? आसान नहीं है। क्या वो खाली कंपनी लॉ के लिए बैठते हैं? या इंडिया में बड़े सारे लॉ हैं, इंडिया में तो हजारों लॉ हैं, वो तो इतने सारे लॉ हैं, क्या वो खाली कंपनी लॉ का ध्यान थोड़ी देंगे? तो जिसका जो पार्लियामेंट सेशन में बैठती होगी तो उनको कितने सारे एक्ट देखने पड़ते होंगे। खाली कंपनी लॉ पे फोकस थोड़ी होता होगा उनका, उनको तो बहुत सारे एक्ट में फर्क देखना होता होगा। तो क्या पार्लियामेंट ने एक्ट बना तो दिया, लेकिन क्या उसको अमेंडमेंट करवाना आसान है या मुश्किल होता होगा? बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। पार्लियामेंट से एक्ट को अमेंड करवाने बहुत मुश्किल लगता है। तो पता है क्या होता है, इसलिए अगर एक एक 2-2 सेक्शनों में दिक्कत होती है ना, तो आसानी से चेंज नहीं होता। पहले सरकार क्या करती है कि पहले इंतजार करती है कि 20, 25, 30, 40 सेक्शन इकट्ठे हो जाएं जिसमें कमियां निकल के आ रही हैं, उसके बाद अमेंडमेंट बिल पेश होता है और उसके बाद उसको अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन में दिक्कत आ रही है तो एक सेक्शन के लिए अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाएगा। पहले कुछ सेक्शन इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे दिखाया देखा जाता है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, तो ऐसे 15, 20, 30 सेक्शनों की लिस्ट बनती है। तो अब जितने भी अमेंडमेंट एक्ट उठाकर देख लो, इतिहास है, हर एक अमेंडमेंट एक्ट में 20, 20, 25, 25, 30, 35 सेक्शन चेंज हुए हैं। वो उसका फर्क ये कि इसीलिए होते हैं कि कुछ सेक्शनों का वेट किया जाता है। तुम सोचो, इसका मतलब पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है तो उस एक्ट को अमेंड कर, उसके अंदर कोई भी दिक्कत है, उस सेक्शंस के अंदर, उस एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस में कोई भी दिक्कत है उसको चेंज कौन करेगी? पार्लियामेंट।
और पार्लियामेंट से चेंज कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन 12 महीने नहीं होते, और जब सेशन होते भी हैं तो उसमें उन पर और भी बड़े सारे काम होते हैं, तो इसलिए आसानी से अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं हो पाते, टाइम लगता है। तो इसीलिए ना इन सब चीजों को, दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कर दिया गया, नए वाले कंपनी एक्ट में जहां जहां मेरे को लगता था कि चेंजेस कम आएंगे, उन चीजों को तो लगती है सेक्शन में, ताकि चेंज कराना पड़े ही ना। और जहां जहां हमारे को लगता है कि चेंजेस ज्यादा आएंगे, उन्हें डाल दिया रूल्स में, क्योंकि रूल्स पार्लियामेंट नहीं बनाती, रूल्स कौन बनाती है, एमसीए। कंपनी लॉ के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी लॉ में अलग अलग लॉ के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्री में, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रूल बनाती है, यहाँ पे कौन बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जब रूल बनाती है तो उसको कोई दिक्कत थोड़ी है, उसको ऐसे पार्लियामेंट वाले रूट में थोड़ी आना होता है कि पहले पार्लियामेंट के सेशन का वेट करेंगे, फिर पार्लियामेंट अप्रूव करेगी ये वो। मिनिस्ट्री ने तो आज अपनी वेबसाइट पर, इनको लगता है कि मिनिस्टर को लगता है कि लॉ चेंज करना, तो वो रूल चेंज कर देते हैं, अगले दिन ही अपनी वेबसाइट पर नया रूल डाल देते हैं, खत्म। तो इसका मतलब मिनिस्ट्रीज को रूल चेंज करना आसान है, अपने हिसाब से बना लो, अपने हिसाब से चेंज कर लो, उनको ऐसे बार बार पार्लियामेंट के सेशन का वेट करने की दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, तो इसका ये चीज इजी कर दी। इसका नए वाले कंपनी एक्ट में इन्होंने इसको क्या करा, इजी कर दिया कि जहां जहां हमें लगता है कि चेंजेस ज्यादा आएंगे, उन चीजों को उठाकर कहां डाल दो, रूल्स में, और जहां जहां हमारे को लगता है चेंजेस कम आएंगे, उनको उठाकर डालो सेक्शंस में। और उन्होंने कोशिश तो यही करी थी कि सेक्शन में डालो, फिर भी उसके बाद भी देखो तुम 4 बार अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है। उनको लगा था चेंजेस कम आएंगे, तो उन्होंने उन्हीं चीजों को सेक्शन में छोड़ा था, जहां जहां उनको लगता है मेन चेंजेस आएंगे वहां तो उन्होंने उसको उठाकर तो कहां डाला था, रूल्स में। तो रूल्स तो पता है कितने बार बदल चुके हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब से कंपनी बढ़ते रहे हैं उसके बाद रूल्स तो अनगिनत टाइम बदल चुके हैं, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। कम से कम 1000 से बार ऊपर बार लॉ चेंज हो चुके, रूल्स चेंज हो चुके होंगे, और हर रोज रूल्स बदलते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। लेकिन क्या एक्ट हर रोज बदल रहा है? नहीं, अमेंडमेंट एक्ट तो अभी तक इतने ही आए हैं। इसका मतलब फर्क है, समझ आ गई ना बात। इसका मतलब चीजें धीरे 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 बदलती हैं। तो इसका मतलब अब तुम्हारे को बेस समझ आ गया कि रूल्स बनाने का ज्यादा सिस्टम है। तो इन्होंने नए वाले कंप्लेंट में क्या करा, रूल्स ज्यादा कर दिए, सेक्शन कम कर दिए, ताकि चेंज करना आसान रहे टाइम टू टाइम। इसी को हम बोलते हैं स्केलेटन अप्रोच। अब समझो स्केलेटन अप्रोच क्या होती है। स्केलेटन क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जो हमारा अंदर की हड्डियों वाला स्केलेटन है। जैसे आप एक एज ग्रो कर जाते हो, मान लो आप 18, 19, 20 साल के हो गए, तो एक टाइम के बाद आपका अंदर का स्केलेटन चेंज नहीं होता। आपका स्केलेटन जो ग्रो होना था वो हो गया, लेकिन आपका ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। देखो आपकी 20 साल, 18, 19 साल के आप हो गए, आपकी हाइट वाइट सब बढ़ गई। अब क्या होगा, उम्र के हिसाब से आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी। आप पहले जवान हो गए, अभी तो 20 साल के हुए तो जवान हो गए, 20-30 साल तक जवानी चलेगी, फिर 30 साल के बाद थोड़ी चेहरे पे मैच्योरिटी दिखने लगेगी, फिर 35-40 साल के हो थोड़ा सा बुढ़ापे की स्टार्टिंग होनी शुरू होगी, 60 साल तक आते आते झुलसने लग जाओगे। अच्छा, मगर अल्टीमेटली जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल बॉडी है, जो अंदर का हमारा स्केलेटन है, क्या वो बदलता है? वो तो सेम रहता है, ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो सिमिलरली अब इसको जोड़ लो, जहां इनको लगता था कि चेंजेस कम आएंगे उन्हें डाल दिया सेक्शंस में, और जहां इनको लगता था चेंजेस ज्यादा आएंगे उन्हें डाल दिया रूल्स में। तो ये जो अंदर की चीज है, जो स्केलेटन है, वो सेक्शंस है कि वहां चेंजेस कम आएंगे, लेकिन जो ज्यादा बदलेगा वो क्या है, रूल्स। जो ऊपर का स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, वो रूल्स है। जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो इंटरनल स्केलेटन है वो क्या है, सेक्शंस। जो ऊपर की हमारी बॉडी है, स्किन वगैरह, ये सब क्या है, रूल्स, क्योंकि ज्यादा बदलेंगे टाइम के हिसाब से। क्योंकि आपको पता है एनवायरमेंट हमारा डायनामिक है, एनवायरमेंट हमारा डायनामिक है, समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो लॉ भी तो समय के हिसाब से बदलता रहना चाहिए। इसीलिए नए वाले कंपनी लॉ को किस अप्रोच पे बनाया, स्केलेटन अप्रोच पे। तो इस स्केलेटन अप्रोच का मतलब होता है लॉ रिमेन्स रेलेवेंट, लॉ रिमेन्स रेलेवेंट विद द चेंजेस इन द इकोनॉमी। लॉ हमेशा रेलेवेंट रहे, जो भी चेंजेस आए इकोनॉमिक से, तो उसके साथ वो बदलता रहे, रेलेवेंट रहे उसके लिए हमेशा। तो स्केलेटन अप्रोच का सिस्टम लाया गया। स्केलेटन अप्रोच क्या होती है, समझ आ गया कि हमें जो जो चीजें मेन लगती थी कि चेंजेस कम आएंगे उन्हें सेक्शन में डाल दिया, और जहां लगता है चेंजेस ज्यादा आएंगे उन्हें रूल में डाल दिया। और ये कैसे और किसे स्केलेटन क्यों बोला गया, मैंने वो भी समझा दिया। तो नया वाला कंपनी लॉ किस पे बना है, स्केलेटन अप्रोच पे बना है। इसके अलावा तुमसे आज के बाद कोई पूछे क्या कंपनी एक्ट 1956 में 658 सेक्शन और नए वाले कंपनी एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, तो क्या कंपनी लॉ छोटा हो गया? तो आगे से बोलोगे नहीं, कंपनी लॉ छोटा नहीं हुआ है। आगे से क्या बोलोगे, कंपनी लॉ छोटा नहीं हुआ है, बस क्या करा है कि कुछ सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया और कुछ चीजों को क्या कर दिया गया, रूल्स की फॉर्म में ज्यादा कर दिया गया, सेक्शन की फॉर्म में कम कर दिया गया, बिकॉज ऑफ स्केलेटन अप्रोच, बिकॉज ऑफ स्केलेटन अप्रोच, ताकि लॉ रिमेन्स रेलेवेंट विद द चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
अब अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कुछ बॉडीज की बात करने जा रहा हूं। अच्छा एक बात, एक कुछ चीज समझाने जा रहा हूं, एक चीज समझना। देखो हमारे इंडिया में ना मैंने तुम्हें बताया था, किसी को भी कोई भी काम करने की पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक शेड्यूल 7 है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत का जो संविधान है उसमें एक शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 है। इसमें 3 लिस्ट दी हुई है, अगर आप लोगों ने कभी स्कूल में पढ़वाई भी गई होंगी आपको। एक होती है लिस्ट 1, एक है लिस्ट 1, एक है लिस्ट 2 और एक है लिस्ट 3। लिस्ट 1 को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 को हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तीनों में फर्क क्या होता है मैं समझाता हूं। लिस्ट 1 में ना बड़े सारे मैटर्स दिए हुए हैं, उन मैटर्स से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ऐसे ही लिस्ट 2 में भी बड़े सारे मैटर्स दिए हुए हैं, उन मैटर्स से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। और अब आपको पता है पार्लियामेंट कौन होती है, स्टेट लेजिस्लेचर कौन होती है, ये अब आपको पता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर के भी 2 हाउस थे, आपको याद होगा, विधानसभा विधान परिषद, मैंने बताया था। और लिस्ट 3 के अंदर कंकरेंट लिस्ट होती है, इसके अंदर भी बड़े सारे मैटर दिए हुए हैं। इन मैटर से रिलेटेड जो भी लॉ होते हैं वो पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाते हैं। पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करूं, जो कंपनी लॉ है, जो कंपनी है, टैक्स, इनकम टैक्स है, ये सब मैटर कहां दिए हुए हैं? लिस्ट 1 में। तो इसलिए इनसे रिलेटेड लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। तो कंपनी लिस्ट 1 में दी हुई है, इसलिए यहां पे बड़ी सारी एंट्रीज दी हुई, तुम्हारे को दिखाता हूं, तुम्हें दिखाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन, ट्यूशन लिस्ट, लिस्ट 1 ऐसे सर्च कर लो। शेड्यूल 7, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें 3 लिस्ट दी हुई, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 है ना। ये तो आईएएस की कोई वेबसाइट खुल के आ गई, लेकिन इसी में बायजूस की, लेकिन इसी में अब तुम्हारे को मैं एक्चुअल दिखाएं तो ये 7 शेड्यूल है, पूरा खुल के आ गया। देखो 7 शेड्यूल पूरा खुल के आ गया। इसमें डिफेंस से रिलेटेड लॉ, मिलिट्री से रिलेटेड लॉ, ये सब लिस्ट 1 में है। ये लिस्ट 1 के अलावा इसी में तुम्हारे को कंपनी लॉ वाला दिखाऊं। कंपनी लॉ की पावर कहां से आई है उनके पास? लिस्ट नंबर, एंट्री नंबर, इसको हम बोलते हैं एंट्री नंबर। ये रहा एंट्री नंबर 43, इन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बट नॉट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्लस इन कॉर्पोरेशन रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिंग, स्टेट ट्रेडिंग और नॉट विद बट नॉट इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज। मतलब ये देखो इन एंट्री नंबर 43 और एंट्री नंबर 44 से हमारे पे कंपनी बनाने की पावर आई है ना। कंपनीज, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में इसके अंदर कंपनीज वगैरह आ गई, कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। तो इनसे रिलेटेड लॉज कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। अच्छा, ट्रैफिक से रिलेटेड लॉ कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, क्योंकि वो लिस्ट 2 में आता है। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बताया भी था, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट बनाती है, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। तो जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो कहां दिए होते हैं? लिस्ट 1 में। और जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है उसके मैटर्स कहां दिए? लिस्ट 2 में। तो लिस्ट 1 के मैटर्स थे, अभी जो मैं तुम्हें दिखा रहा था ये लिस्ट 1 के मैटर थे, है ना। ये लिस्ट 1 चल रही थी। तो इन मैटर से रिलेटेड जो भी लॉ है वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। अब लिस्ट 2 पे चलते हैं, लिस्ट 2 आने वाली होगी।
लिस्ट टू, लिस्ट टू, लिस्ट टू, लिस्ट टू, ये आ गई लिस्ट टू, स्टेट लिस्ट। अब इसमें जो मैटर है जितने भी हैं, ये पुलिस, पुलिस आपको पता स्टेट का पार्ट है, इसमें जितने भी मैटर है इनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाती होगी? इनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाती होगी? ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक पुलिस भी तो इसी में आ गई। और ट्रैफिक लॉज कौन बनाती है? आपको पता स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। मोटर व्हीकल्स एक्ट बताया था मैंने तुम्हारे को एग्जांपल में। तो इसलिए यहाँ पे जो लॉ होते हैं वो कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो कंपनी लॉ इसका एग्जांपल लिखवा दिया, इनकम टैक्स एक्ट, इसके एग्जांपल में मोटर व्हीकल्स एक्ट लिख सकते हो, मोटर व्हीकल्स एक्ट आ गया, पुलिस आ गई, है ना। और इसके अलावा और भी बड़े सारी पब्लिक हेल्थ। अच्छा, जो हर एक स्टेट के हॉस्पिटल्स होते हैं, हर एक स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कंट्रोल करती है, उनको उसी स्टेट की सरकार कंट्रोल करती होगी उस स्टेट के हॉस्पिटल्स को। तो ये सब किस में आता है? उनसे रिलेटेड लॉ जो बनते होंगे, हॉस्पिटल्स वगैरह से रिलेटेड जो लॉ बनते होंगे, वो सब भी स्टेट के मैटर है। तो वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती होगी, पार्लियामेंट ही बनाती होगी। और कुछ लॉ ऐसे हैं जो दोनों मिलकर बनाते हैं, कुछ लॉ ऐसे जो दोनों मिलकर बनाते हैं, वो लिस्ट 3 में आते हैं, उसे हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। वो लिस्ट 3 में आते हैं, इसे हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ये आ गई कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट 3। क्रिमिनल लॉ है ना यहाँ पे। अच्छा, जब क्रिमिनल लॉ है तो कोई चीज किस स्टेट में क्राइम मानी जाएगी, किस स्टेट में क्राइम नहीं मानी जाएगी, कुछ स्टेट अपने हिसाब से भी चुनती हैं, और कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो पूरे इंडिया के लिए क्राइम है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, लिव इन रिलेशन को मुंबई में लीगल कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली में लीगल नहीं किया गया था। तो इसका मतलब मुंबई के हिसाब से वो उनकी स्टेट का मैटर है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया, लेकिन दिल्ली वालों से लिव इन रिलेशन को लीगल नहीं करा था। लेकिन कुछ क्राइम ऐसे जो पूरे इंडिया के लिए इलीगल है, जैसे मर्डर, रेप, डकैती, पूरे इंडिया के लिए बराबर है, सबके लिए। तो कुछ क्राइम ऐसे जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, कुछ क्राइम ऐसे जो पूरे इंडिया के लिए बराबर है। तो ऐसे मैटर्स जो होते हैं वो सब कहाँ आते हैं? लिस्ट 3 में, जहां दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ले देखिए, इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो 2 है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। और उनको लॉ बनाने की पावर कहां से है? हमारे भारत के संविधान से, ये शेड्यूल 7 से, शेड्यूल 7 से। और हमारे भारत के संविधान के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यहां से वो पावर आई है। और लिस्ट 1 में पार्लियामेंट लॉ बनाती है जो मैटर दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, और लिस्ट 3 में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। अच्छा, एक ये बात होने के बाद एक चीज समझना, ये तो मैंने समझा दिया कौन मिलकर बनाते हैं। अब आगे देखो, मैंने तुम्हें बताया है कि कोई भी इंडिया में कोई भी बंदा कुछ भी काम कर रहा है, वो सबको पावर कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है, सबसे ऊपर हो गया कौन? इसका मतलब सबसे ऊपर इंडिया में कौन हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दी है एक्ट बनाने की? पार्लियामेंट को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है एक्ट बनाने की। तो इसका मतलब अगर किसी भी एक्ट का कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा। अच्छा, आपको पता है हमारे भारत के संविधान में बड़े सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। अब मान लो कंपनी एक्ट का आपने कोई ऐसा प्रोविजन बना दिया, किसी एक्ट का कोई ऐसा सेक्शन है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब हमारे भारत के संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस केस में वो एक्ट का प्रोविजन ऑटोमेटिक वॉइड मान लिया जाएगा, नल हो जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। इसका मतलब पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कंफ्लिक्ट होगा, पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया, एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कभी भी कंफ्लिक्ट पैदा होता है, कंफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? दुविधा, कि पार्लियामेंट का एक्ट कुछ और कह रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा है। तो उस केस में अगर इनमें कभी भी कंफ्लिक्ट पैदा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। कौन प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। रीजन क्या है इसका? पापा पापा होते हैं, पापा पापा होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पापा हो गया, पापा ने पावर दी है बेटे को पार्लियामेंट को एक्ट बनाने की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, एक्ट नीचे है। तो अगर एक्ट के प्रोविजन में और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में कोई भी कंफ्लिक्ट होगा तो कौन प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। प्रिवेल का मतलब क्या होता है? ओवरराइड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी, एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। अच्छा, पार्लियामेंट ने फिर आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी रूल्स बनाने की। तो इसका मतलब रूल कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है, मैंने तुम्हारे को अभी बताया। और गवर्नमेंट आगे किससे बनवाती है? मिनिस्ट्रीज से। तो अगर एक्ट और रूल में कंफ्लिक्ट होगा, एक्ट और रूल में कंफ्लिक्ट होगा तो रूल्स प्रिवेल करेंगे। कौन प्रिवेल करेंगे? ओह सॉरी, एक्ट प्रिवेल करेगा। एक्ट और रूल में कंफ्लिक्ट होगा तो कौन प्रिवेल करेगा? एक्ट प्रिवेल करेगा। क्यों? वही पापा पापा होते हैं। तो अब रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पापा कौन हो गए? पार्लियामेंट। तो इनको इसकी बात माननी। और दादा कौन हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ले देके ये समझो, तो जो पावर देता है वो हमेशा प्रिवेल करता है। तो ले देके कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी एक्ट बनाने की। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा एक्ट बनाया जो भारत के संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, तो पार्लियामेंट का एक्ट का वो वाला प्रोविजन वॉइड माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल कर जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ओवरराइड कर जाएगा। सिमिलरली एक्ट ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। तो अगर किसी भी रूल का कोई भी प्रोविजन अगर एक्ट के किसी सेक्शन के अगेंस्ट जाएगा
तो सेक्शन की बात मानी जाएगी, रूल की बात नहीं मानी जाएगी, सेक्शन प्रिवेल करेगा। ठीक है, ये बात हमारे को समझ आ गई। तो अब हमने ये भी समझ लिया कि लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कैसे काम करती हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की। किसकी बात कर रहा हूं? अब आपको ये समझ आ गया एक्ट किसने बनाया, अब आपको ये भी समझ आ गया कि रूल्स कौन बनाता है, मिनिस्ट्रीज बनाती हैं। हमारे ना कंपनी लॉ में ना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की। किसकी बात कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की। इसको हम 3 लेवल मशीनरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 लेवल मशीनरी भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज है समझना। अच्छा, एक्ट ने, पार्लियामेंट ने क्या बनाया? एक्ट। पार्लियामेंट ने क्या बनाया? एक्ट। अच्छा, उन्होंने एक्ट के थ्रू ना, उन्होंने एक्ट ने, अब इसको क्या करें, थोड़ी सी जगह चाहिए यार मेरे को, थोड़ी सी जगह चाहिए। चलो इसको यहां नीचे, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा नीचे लिख देंगे, थोड़ा साफ साफ करके नीचे लिखते हैं। अब हम कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की बात करेंगे। पार्लियामेंट ने बनाया एक्ट। अब हम कंपनी एक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं मेनली, तो पार्लियामेंट ने बनाया कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन ये कंपनी एक्ट चलेगा कैसे? इसको संभालने की पावर, इसको एडमिनिस्टर करने की पावर किसको दे दी? पार्लियामेंट ने। इसको संभालने की पावर किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो पार्लियामेंट ने कंपनी एक्ट बनाया और इस एक्ट ने कुछ पावर्स को डेलीगेट करा। डेलीगेट मींस पावर को सौंप दिया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे। जैसे रूल्स कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खाली रूल्स तक का काम नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को 3 लेवल में डेलीगेट करा, आगे सौंप दिया। इसे हम बोलते हैं 3 लेवल मशीनरी। क्या बोलते हैं? 3 लेवल मशीनरी। और ये क्या है? ये क्या है? ये है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। तो अब जरा समझते हैं इनको, कौन कौन सी 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। सबसे ऊपर है एक एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये पूरे इंडिया में एक ही है, पूरे इंडिया में एक ही है। ये कहां होती है मेनली? जो इनका मेन है वो है दिल्ली के अंदर शास्त्री भवन में। दिल्ली के अंदर है, कहां पे? शास्त्री भवन में। शास्त्री भवन कहां पड़ता है? सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास। जो लोग मेट्रो से जाएंगे तो दिख जाएगा आपको। तो मैं तुम्हें समझाना की चाह रहा हूं, सबसे पहले पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। एक्ट में सेक्शंस दिए गए हैं, लेकिन उस एक्ट को चलाने के लिए उन्होंने अपनी पावर को किसको डेलीगेट करा था? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को उस एक्ट को चलाने के लिए 3 लेवल में डेलीगेट करा है। सबसे ऊपर कौन है? एमसी। डेलीगेट मींस सौंप दिए, अपनी पावर उनको हैंड ओवर कर दी है 3 लेवल में। सबसे ऊपर क्या है? एक एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका काम क्या है? रूल्स बनाना। इसका काम क्या है? रूल्स बनाना। कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे वो कौन बनाएगी? एमसीए बनाएगी। इसका मतलब रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी। किसने दी थी? पार्लियामेंट के एक्ट ने दी थी। और वो पार्लियामेंट ने वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको दे दी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे दी रूल बनाने के लिए। अच्छा, और वो हमारे इंडिया में एक ही एमसीए, वो कहां पे है? शास्त्री भवन में। इस एमसीए के नीचे हमारे इंडिया में 7 आरडीज हैं। क्या है? 7 आरडीज, रीजनल डायरेक्टर्स। ये आरडीज क्या है? हमारे इंडिया को 7 रीजन में डिवाइड किया गया। अभी डिटेल में पढ़वाऊंगा। हमारे इंडिया को कंपनी लॉ के पर्पस के लिए, हमारे इंडिया को कंपनी लॉ के पर्पस के लिए 7 रीजन्स में डिवाइड किया गया। नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये 7 रीजन थे जिसमें इंडिया के, हमारे इंडिया को कंपनी लॉ के पर्पस के लिए 7 रीजन में डिवाइड किया गया। और हर एक रीजन के लिए एक हेड अपॉइंट किया गया। उस हेड को हम बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर।
बाय क्वालिफिकेशन ये लोग यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, आईएएस लेवल के लोग होते हैं, आईएएस लेवल के लोग होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। तो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, तो ये आईएएस वगैरह का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, आईएएस लेवल के लोग होते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करके आते हैं। तो इसका सबसे ऊपर कौन है? एमसीए। एमसीए ने अपनी पावर किसको डेलीगेट, एमसीए के नीचे कितने लोग हैं? 7 आरडी हैं। अच्छा, एमसीए का काम क्या है? रूल्स बनाना। इन आरडीज का काम क्या है? इनको हम शॉर्ट में आरडीज बोलते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स। इनका काम क्या है? स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल्स देना, स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल्स देना। अभी सिर्फ समझ लो, फिर मैं पूरा समअप करके समझाऊंगा ये कहना क्या चाह रहा है। स्पेसिफिक अप्रूवल, जैसे आप मान लो कंपनी लॉ में आप मर्जर कर रहे हो तो आपको आरडी का अप्रूवल चाहिए। आप शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कर रहे हो वन स्टेट टू अनदर स्टेट, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आप शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कर रहे हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो आपको आरडी का अप्रूवल चाहिए, एटसेट्रा। ऐसे कई जगह पे अप्रूवल चाहिए। तो आरडी का काम क्या है? आरडी का काम क्या है? कुछ स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल देना, प्लस एमसीए को रिपोर्टिंग करना। किस चीज की रिपोर्टिंग करेगा वो अभी बताऊंगा। इस आरडी के नीचे हमारे इंडिया में 25 आरओसीज हैं, आरओसीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अच्छा दिल्ली, अच्छा आरडी जो मैंने तो बताया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो दिल्ली नॉर्थ की तरफ आता है। तो हमारे, अगर मैं दिल्ली वाले आरडी की बात करूं तो दिल्ली में आरडी हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है। दिल्ली के अंदर जो आरडी है वो दिल्ली में है। और दिल्ली वाला जो आरडी का ऑफिस है, मैं जाता था अपने टाइम में, आर्टिकलशिप करता था ना, तो आरडी ऑफिस में विजिट लगती रहती थी। तो दिल्ली में जो आरडी है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है। ये कहां पड़ता है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास, जेएलएन स्टेडियम के पास आरडी ऑफिस है। इसके अलावा हमारे कंपनी लॉ में कितने? 25 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं। इनको हम बोलते हैं आरओसीज, शॉर्ट में बोलते हैं आरओसीज, आरओसीज। कितने हैं? 25। अच्छा, ये जो होते हैं ये होते हैं जनरली 1 फॉर ईच स्टेट, जनरली 1 फॉर ईच स्टेट। अब बच्चा बोलेगा सर स्टेट तो 28 29 है ना, और आप बोल रहे हो कि आरओसी 25 है और आप नीचे लिख रहे हो जनरली 1 फॉर ईच स्टेट, की हर स्टेट का एक है। तो इसका मतलब स्टेट तो ज्यादा है लेकिन आरओसी तो कम है। ऐसा क्यों? बेटा इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। जनरली हम ये बोलते हैं कि हर स्टेट का एक है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे एक स्टेट में 2 आरओसी हैं, और कुछ स्टेट ऐसी जहां पे 2 स्टेट का एक आरओसी है। एग्जांपल लेके बात करता हूं अभी। अच्छा, इनका काम क्या होता है? अच्छा, जब आप कंपनी बना रहे हो तो कंपनी बनाते वक्त कुछ फॉर्म फाइल करने पड़ते होंगे, सरकार को इंटीमेट करना पड़ता होगा हम अपनी कंपनी बना रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन फाइल करनी होती होगी। जब एक बार कंपनी बन गई तो कंपनी में आप डेली बेस पे डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, हर साल उसकी बैलेंस शीट बनेगी, तो वो बैलेंस शीट सरकार के रिकॉर्ड में भेजनी होती होगी। तो वो बैलेंस शीट वगैरह भेजने की, बैलेंस शीट की कॉपी बनाकर भेजना, कंपनी बन रही है तो उस कंपनी बनाते वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन लग रही है, कंपनी चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लग रही है, कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की जितनी भी फॉर्म फाइलिंग है वो सब आरओसी के पास होती है। वो किसके पास जाती है? आरओसी के पास जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की जितनी भी फॉर्म फाइलिंग होती है वो सब किसके पास आती है? आरओसी के पास जाती है, आरओसी के पास जाती है। तो अब जरा समझो इनका काम क्या है। देखो, एमसीए का काम क्या है? आरडी के ऊपर सुपरविजनिंग करना कि आरडी ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे। आरडी का काम क्या है? आरओसी के ऊपर सुपरविजनिंग करना कि आरओसी ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे। अच्छा, इसका मतलब आरओसी किसको रिपोर्टिंग करता होगा? आरडी को, और आरडी किसको रिपोर्टिंग करता है? एमसीए को। ये वाले काम तो इनके हैं ही, प्लस इनके अलावा इनके अपने अलग से क्या, मतलब सुपरविजनिंग करने वाले काम तो है ही, प्लस इनके अलावा इनके खुद के काम क्या है? एमसीए रूल्स बनाता है, आरडी कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल देता है, और कंपनी बनने से लेकर खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग किसके पास होती है? आरओसी के पास होती है। अच्छा, मैंने तुम्हें क्या बताया कि आरओसी क्या होते हैं? जनरली 1 फॉर ईच स्टेट होते हैं, लेकिन स्टेट ज्यादा है आरओसी कम है। क्यों? इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब समझ आ गया ना, कि जनरली 1 फॉर ईच स्टेट, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे एक स्टेट में 2 आरओसी हैं, और कुछ जगह ऐसी जहां पे 2 का 1 आरओसी। जैसे एग्जांपल, महाराष्ट्र के अंदर 2 आरओसी हैं, महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं। एक है आरओसी मुंबई और एक है आरओसी पुणे। सिमिलरली अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो तमिलनाडु में भी 2 आरओसी है।
एक है आरओसी चेन्नई और एक है आरओसी कोयम्बतूर। अच्छा, बच्चा बोलता सर ये तो और कम हो गया, आरओसी स्टेट ज्यादा है आरओसी कम है, और इसमें तो फिर इनमें से कुछ स्टेट ऐसी जहां पे दो दो आरओसी हैं, इसका मतलब बहुत सारी स्टेट ऐसी होंगी जहां पे आरओसी है ही नहीं। हाँ, ऐसी बहुत सारी स्टेट है जहां पे उनका खुद का आरओसी है ही नहीं। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, यहां तो आपने ये देखा कि जहां पे एक स्टेट में दो आरओसी हैं। अब कुछ स्टेट ऐसी बात करें यार जहां पे दो का एक है। जैसे एग्जांपल, दिल्ली एंड हरियाणा का कॉमन आरओसी है, दिल्ली एंड हरियाणा का कॉमन आरओसी है, और वो कहां पे है? दिल्ली में। कहां पे है? इन दिल्ली। दिल्ली में आरओसी कहां पे है? मैंने तो बताया ना, दिल्ली। दिल्ली में आरओसी कहां है? दिल्ली के अंदर जो आरओसी है वो है नेहरू प्लेस में। दिल्ली में जो आरओसी है का ऑफिस है वो कहां पे है? नेहरू प्लेस में। अच्छा, इसे याद रखना। देखो, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर जो हेड है उसका बंदे का नाम भी आरओसी है, और जो रजिस्ट्रार ऑफिस का जो नाम है उसका ऑफिस का नाम भी आरओसी है। मैं क्या कहना चाह रहा, समझ आ रही मेरी बात? जैसे एक स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग का नाम स्कूल है, लेकिन जो स्कूल का हेड है वो हम प्रिंसिपल बोलते हैं। इधर क्या है कि जो आरओसी है, ऑफिस का नाम भी आरओसी ऑफिस है, जो अंदर आरओसी ऑफिस के अंदर जो हेड बंदा है उस हेड का नाम भी आरओसी है। जो बंदा है उसका नाम भी आरओसी, जो उधर हेड है, और उस ऑफिस का नाम भी क्या? आरओसी ऑफिस। सिमिलरली जो आरडी है, रीजनल डायरेक्टर है, तो आरडी ऑफिस के अंदर जो हेड है उसका नाम भी आरडी है, वो उसे हम आरडी बोलते हैं, और जो ऑफिस है उसका नाम भी आरडी ऑफिस है। मगर जो स्कूल है, स्कूल के अंदर तो क्या होता है? स्कूल बिल्डिंग का नाम स्कूल है, लेकिन अंदर जो हेड है उसका नाम प्रिंसिपल है। तो बिल्डिंग अलग चीज है, स्कूल अलग चीज है। यहां क्या है कि आरओसी के अंदर जो बाहर आरओसी की बिल्डिंग है उसे हम बोलते हैं आरओसी की बिल्डिंग, और जो अंदर हेड होता है उसका बंदे का नाम क्या है? आरओसी। सिमिलरली आरडी की जो बिल्डिंग है उसमें बिल्डिंग का नाम क्या है? आरडी बिल्डिंग, और अंदर जो हेड है उसका नाम क्या है? आरडी। जैसे कोर्ट है, कोर्ट के अंदर बिल्डिंग का नाम कोर्ट है, लेकिन अंदर जो बंदा बैठा है उसे जज होता है, जज बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ बिल्डिंग का नाम आरओसी ऑफिस, अंदर जो बंदा हेड बैठा है वो आरओसी। तो अच्छा, दिल्ली और हरियाणा का कॉमन आरओसी, जैसे अगर बात करूं वो दिल्ली में कहां है? नेहरू प्लेस में एक आईएफसीआई टावर है। मेरा बहुत चक्कर लगता था यहाँ पे, प्रैक्टिकली मैं बहुत जाता था यहाँ पे, तो यहाँ पे है वो आरओसी का ऑफिस। और इनका काम क्या, मैंने तो बता दिया, कंपनी बनने से लेकर खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग कहाँ होती है? आरओसी के पास होती है। तो इसका मतलब यहां से तुम्हें समझ आया। इसका मतलब हरियाणा में अगर देखो दिल्ली में कोई कंपनी बन रही है तो वो दिल्ली वाले आरओसी पे रजिस्टर होगी। अगर कोई कंपनी हरियाणा में बन रही है, गुड़गांव में, सोनीपत में, पानीपत में, तो वो भी बन वहां रही है, लेकिन रजिस्टर कहां पे होगी? दिल्ली वाले आरओसी पे। दिल्ली वाले आरओसी पे क्यों? क्योंकि हरियाणा का खुद का कोई आरओसी नहीं है। हरियाणा का खुद का कोई आरओसी नहीं है, दिल्ली और हरियाणा का कॉमन आरओसी है, एक ही आरओसी है, तो वो दिल्ली वाले आरओसी पे रजिस्टर होगी। इसका मतलब कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे एक स्टेट में दो आरओसी हैं, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे दो स्टेट का एक आरओसी है, लेकिन ज्यादातर हर स्टेट का एक आरओसी होता है। इसलिए मैंने इन्हें एक्सेप्शंस में लिखा कि नॉर्मली हर स्टेट का जनरली वन फॉर ईच स्टेट, लेकिन कुछ कुछ स्टेट ऐसी जहां पे एक स्टेट में दो आरओसी हैं, और कुछ कुछ स्टेट ऐसी जहां पे एक स्टेट का कुछ कुछ स्टेट ऐसी जहां पे एक स्टेट में दो आरओसी है, कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे दो स्टेट का एक आरओसी है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज समझने वाली बेटा क्या है, वो ये कि ये मैंने तुम्हें क्यों समझाया कि देखो पूरे ना कंपनी लॉ में ना जगह जगह लिखा होगा कि ये वाला रूल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला किसकी बात कर रही है? एमसीए की बात कर रहे हैं। पूरे कंपनी लॉ में लिखा होगा ये वाला फॉर्म फाइल करना है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी बात हो रही है? आरओसी की। पूरे कंपनी लॉ में जगह जगह लिखा होगा आपको ये वाला काम करने के लिए, ये वाला मर्जर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? आरडी। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किस जगह पर क्या है ये आपको खुद समझना पड़ेगा कंपनी लॉ में। तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि ये सब क्यों समझाया, कि अगर मैं तुम्हें ना समझाऊं ना तो मैं कंपनी लॉ पल्ले ही ना पड़े। ये सब बेसिक्स इसकी सब कंपनी लॉ की क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की पूरा कंपनी लॉ को ये चला रही है। इसका अब तुम्हें समझ आया कि पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, और एक्ट बनाने के बाद पार्लियामेंट ने आगे का काम संभालने, और एक्ट में क्या होता है? सेक्शंस। आगे का काम संभालने की सारी पावर किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा मैं खुद ही काम नहीं करूंगी, सारी पावर किसको दे रही हूँ? 3 लेवल में डेलीगेट कर रही हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं? 3 लेवल मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सबसे ऊपर कौन है? एमसीए, उसके नीचे 7 आरडी, उसके नीचे 25 आरओसी। पहले 22 होते थे, चेंज होकर 25 हो गए, और बढ़ते घटते रहते हैं। एमसीए का काम क्या है? रूल्स बनाना। आरडी का काम क्या है? स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल देना, प्लस आरओसी के ऊपर सुपरविजनिंग करना। और आरओसी का काम क्या है? कंपनी बनने से लेकर खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग यहाँ होती है। तो पूरे कंपनी लॉ में अगर कहीं पे भी लिखा हो कि ये वाला रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पूरे कंपनी लॉ में कहीं पे भी लिखा हो ये वाला फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल होगा, मतलब आरओसी की बात हो रही है। पूरे कंपनी लॉ में कहीं लिखा हो कि ये मर्जर के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, मतलब आरडी की बात हो रही है। तो किस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ये आपको खुद समझना पड़ेगा। मैंने अब बेस समझा दिया।
तो ये खत्म हो गई कंपनी लॉ की कौन सी बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। कौन सी बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। अब मैं बात करने जा रहा हूं तुम्हारे से कंपनी लॉ की जुडिशियल बॉडीज की। कौन सी बॉडीज की, जुडिशियल बॉडीज की। सुनना बड़े ध्यान से। देखो, एक होती है जुडिशियल बॉडीज। जुडिशियल बॉडीज कौन होती हैं, सबसे ऊपर होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट्स, उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। यही सुना है ना आपने आज तक, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट्स। इन्हें हम बोलते हैं जुडिशियल बॉडीज, जहां पे न्याय मिलता है। ऐसे कंपनी लॉ के अंदर भी हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अच्छा, क्वासी क्या होता है, क्वासी का मतलब होता है, क्वासी का मतलब होता है विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो। विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो, जो दिखता है लेकिन होता नहीं, बट एक्चुअली नॉट सो, जो दिखता है लेकिन होता नहीं। जैसे आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा कभी, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक चीज पढ़ाई जाती थी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखते थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे। इसका मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडीज का मतलब है कि ये जुडिशियल बॉडीज जैसी दिख रही हैं लेकिन एक्चुअल में जुडिशियल बॉडीज नहीं है, प्योरली जुडिशियल बॉडीज नहीं है। तो जुडिशियल बॉडीज और क्वासी जुडिशियल बॉडीज में क्या फर्क है, तो जुडिशियल बॉडीज मींस जिसमें ये लोग आती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज कौन सी होती है, जो कोर्ट जैसी दिख रही हैं लेकिन कोर्ट नहीं है। इसमें कौन होता है, कंपनी लॉ के मैटर्स देखने के लिए यहां पे सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ही है, इसके नीचे एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, और इसके नीचे एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब जरा फर्क समझो, फर्क समझो क्या है। देखो, नॉर्मली दो बंदों की लड़ाई होती है, नॉर्मली दो बंदों की लड़ाई होती है, तो केस कहां जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाती है, हाई कोर्ट में। आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। सिमिलरली, अगर दो कंपनियों की आपस में लड़ाई हो रही है, या कंपनियों के इंटरनल डिस्प्यूट है, कंपनियों के अंदर के लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, इंटरनल डिस्प्यूट है, या दो कंपनियों, जैसे कोक और पेप्सी वालों की लड़ाई हो गई थी, पतंजलि की और कंपनी से लड़ाई हो, बाबा रामदेव की कंपनी, आए दिन बाबा रामदेव हर किसी से लड़ते रहते हैं, तो पतंजलि की किसी और कंपनी से लड़ाई हो रही है। तो दो कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट है या कंपनियों के इंटरनल डिस्प्यूट है, तो केस कहां जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो कहां जाएगा, एनसीएलटी में। आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी, एनसीएलटी में। अच्छा, इसलिए बना एपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील से बना एपीलेट। आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब ये जस्ट लाइक जुडिशियल बॉडीज की तरह ही काम कर रहा है। अच्छा, मगर इसे कोर्ट क्यों नहीं बोल रहे, इसे कोर्ट क्यों नहीं बोल रहे, इसे जुडिशियल बॉडीज क्यों नहीं मान रहे, इसे क्वासी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोर्ट जैसी दिख रही है लेकिन कोर्ट नहीं है। अच्छा, क्यों, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या फर्क होता है, देखो यहां पे वर्ड ट्रिब्यूनल आ रहा है, यहां वर्ड कोर्ट आ रहा है। एक चीज याद रखना, कोर्ट्स आर मेड फॉर जनरल पर्पस, कोर्ट्स आर मेड फॉर जनरल पर्पस। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में फर्क क्या होता है वो बता रहा हूं, जनरल पर्पस, बट ट्रिब्यूनल्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोर्ट्स आर मेड फॉर जनरल पर्पस बट ट्रिब्यूनल्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप कोर्ट में केस जाते हो तो कोर्ट में कोई भी केस तरीके का केस जा सकता है, मर्डर का, डकैती का, रेप का, सारे तरीके के केस जाते हैं। तो इसलिए कोर्ट जनरल पर्पस के लिए बनते हैं। लेकिन क्या ट्रिब्यूनल्स में हर तरीके का केस जाता है, या खाली कंपनी से रिलेटेड केस जाएंगे? इस एनसीएलटी में क्या हर तरीके केस जाएगा, खाली कंपनी से रिलेटेड केस जाएंगे, खाली कंपनी से रिलेटेड केस जाएंगे। इसके लिए एनवायरमेंट, जैसे ऐसे इंडिया में एक और ट्रिब्यूनल है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जितने एनवायरमेंट रिलेटेड केस हैं वो यहां जाते हैं, जितने एनवायरमेंट से रिलेटेड केस होते हैं वो यहां जाते हैं। एक और है आईटीएटी, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल,
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जितने इनकम टैक्स रिलेटेड केस होते हैं वो यहां जाते हैं। इसका मतलब जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनते हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है, ये कोर्ट्स का बर्डन तो पहले ना इंडिया में ट्रिब्यूनल्स वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ कोर्ट्स होते थे। तो कोर्ट्स का बर्डन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया में वैसे भी अगर एक बार कोर्ट में केस चला जाए तो तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। तो जजिस का वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए इंडिया में क्या बनाए गए, ट्रिब्यूनल्स, ताकि जजिस के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम आ जाए और जो स्पेसिफिक मैटर्स हैं वो उधर के ट्रिब्यूनल देख लें। तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं पहले वो कोर्ट में ही जाते थे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता था, इसलिए कंपनी से रिलेटेड मैटर्स के स्केल लड़ने के लिए अलग कोर्ट बना दिए गए, उन्हें हम एनसीएलटी बोल रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड। सिमिलरली एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर लड़ने के लिए अलग कोर्ट बनाए गए, उसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल रहे हैं। इनकम टैक्स रिलेटेड केस लड़ने के लिए अलग कोर्ट बनाए गए, उसे हम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बोल रहे हैं। इसका मतलब पहले ये सारे मैटर्स जो थे वो कोर्ट में जाया करते थे, नॉर्मल कोर्ट्स में, लेकिन वहां टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो जजिस का बर्डन रिड्यूस करने के लिए, ताकि जजिस और मैटर्स पे फोकस कर सकें, तो इन सारे मैटर्स को स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस देने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए। अलग से क्या बनाए गए, ट्रिब्यूनल बनाए गए। और ट्रिब्यूनल्स क्यों बनते हैं अब आपको समझ आ गया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे यहाँ पे है तो उसके ऊपर अपील कर जाती है हाई कोर्ट में, उसके ऊपर अपील कर जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, यहाँ जो केस लड़ते हैं यहाँ ओनली एडवोकेट्स केस लड़ सकते हैं, सीएसीएस वगैरह केस नहीं लड़ सकते, खाली कौन केस लड़ सकते हैं, एडवोकेट्स। लेकिन यहां फायदा क्या है, एनसीएलटी और एनसीएलटी के अंदर सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट सारे ही केस लड़ सकते हैं। मतलब आप किसी कंपनी के सीए, सीएस, सीएमए हो, आप एडवोकेट नहीं हो और आप उस कंपनी का केस लड़ना चाहते हो एनसीएलटी में, तो आप जाकर लड़ सकते हो, आपको लॉ अलाउ करते हैं। इसका मतलब हमारा रोल बढ़ गया, सीए, सीएस, सीएमए वालों का रोल बढ़ गया हम लोग। तो इसका मतलब आप केस कर सकते हो, इससे ऊपर सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कर जाएगी एनसीएलटी में, और आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे खाली एडवोकेट, ओनली एडवोकेट। इसका मतलब आपके पास 2 लेवल तक तो पावर है, एनसीएलटी तक और एनसीएलटी तक। लेकिन अगर आप इससे ऊपर अपील करनी है तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एडवोकेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। वहां पे सीए, सीएस, सीएमए को जाना अलाउड नहीं है। तो नॉर्मल कोर्ट्स में खाली एडवोकेट केस लड़ सकते हैं, लेकिन एनसीएलटी, एनसीएलटी के अंदर सीए, सीएस, सीएमए भी केस लड़ सकते हैं। तो हमारा एक स्कोप वाइडर हो गया, हम वकील वाला काम भी कर सकते हैं बिना वकालत की डिग्री लिए। ऑल्दो बहुत सारे लोग, जैसे मैं हूं, मैं सीएस प्लस एलएलबी मैंने कर रखी है। बहुत सारे लोग सीए, सीएस, सीएम में कुछ भी करते हैं, साथ में एलएलबी कर लेते हैं शौक के लिए। लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। अगर आपको एनसीएलटी, एनसीएलटी में केस लड़ना है, आप पे सीए, सीएस, सीएम में से कोई एक डिग्री है तो आप केस लड़ सकते हो कंपनी के बिहाफ पे। अच्छा, आपको पता है नए वाले कंपनी एक्ट में 3 बॉडीज हैं, एनसीएलटी, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट। पुराने वाले कंपनी एक्ट में क्या था, पुराने वाले कंपनी एक्ट में कंपनीज एक्ट 1956 की बात करूं, अगर मैं कंपनीज एक्ट 1956 की बात करूं, कंपनीज एक्ट 1956 की बात करूं, तो उधर ना सबसे पहले पता क्या होता था, उधर क्या होता था, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन इसके नीचे होता था हाई कोर्ट, देन इसके नीचे होता था सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड। जैसे अभी के लिए मैंने तुम्हें बताया कि अगर 2 कंपनियों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो केस कहां जाएगा, एनसीएलटी में। सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी, एनसीएलटी में। अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। पहले क्या होता था, अगर 2 कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो केस जाता था सीएलबी में। सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाती थी, सुप्रीम कोर्ट पे। और अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाती थी, सॉरी, हाई कोर्ट पे। और अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाती थी, सुप्रीम कोर्ट पे। इसका मतलब कंपनी लॉ बोर्ड की जगह पे कौन आ गया, एनसीएलटी। हाई कोर्ट की जगह पे कौन आ गया, एनसीएलटी। और सुप्रीम कोर्ट की जगह पे आज भी सुप्रीम कोर्ट है। ये पुराने वाले कंपनी एक्ट की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों करा मैं बताता हूं। अच्छा, सीएलबी के अंदर सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट सारे केस लड़ सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओनली एडवोकेट केस लड़ सकते हैं। तो पता है होता क्या था, अच्छा, कंपनी लॉ की सबसे ज्यादा नॉलेज किसको होती है, सीएस वालों को। कंपनी लॉ का कोर ही उनका वही है। तो पता है प्रैक्टिकली देखा जाता था कि यार सीएस वाले इतने स्ट्रांग है कंपनी लॉ में, और उसके बाद भी क्या हो रहा है, सीएलबी में मान लो कोई केस गया और नॉलेज आपको ज्यादा है, आप उस कंपनी के सीएस हो, मान लो आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपका केस सीएलबी में गया, और मान लो आपकी कंपनी बाय चांस उस केस को हार गई, तो आप अपील करना चाहते हो, तो अपील आप करके करोगे कहाँ, हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में केस लड़ना तो आप सीएस की कैपेसिटी में तो जा नहीं सकते, क्योंकि सीएस को तो हाई कोर्ट में केस लड़ना अलाउड ही नहीं है। तो अब आपको किसको हायर करना पड़ेगा, एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा। तो कितनी बार ऐसा होता था कि नॉलेज सीएस को है
लेकिन वो खुद केस नहीं लड़ पाता, इसलिए वो एडवोकेट को हायर करना पड़ता था, और वो एडवोकेट को समझाता था कि भाई जाके कोर्ट में ये बोलियो। तो वो कितना बुरा चुभता होगा ना अंदर से कि तुम्हें नॉलेज है, तो मेरे पे सब कुछ है, लेकिन तुम तब भी अपना केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम एडवोकेट नहीं हो। तो तुम्हारे को किसी एडवोकेट की हेल्प लेनी पड़ती थी कि हाई कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नए वाले कंपनी लॉ में इन्होंने क्या करा, सीएलबी को तो खत्म ही कर दिया। सीएलबी की जगह पे क्या बना दिया, एनसीएलटी। सीएलबी तो टोटली अबॉलिश ही कर दिया। अच्छा, हाई कोर्ट को खत्म नहीं करा। हाई कोर्ट को, जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया, सीएलबी की जगह पे एनसीएलटी आ गया और हाई कोर्ट की जगह पे एनसीएलटी आ गया। लेकिन हाई कोर्ट खत्म नहीं हुआ, हाई कोर्ट आज भी है, लेकिन हाई कोर्ट में से कंपनी लॉ वाले मैटर की पावर छीन ली गई और किसको दे दी गई, एनसीएलटी को दे दी गई। तो सीएलबी तो टोटली अबॉलिश हो गया, उसकी जगह पे एनसीएलटी आ गया, और हाई कोर्ट के रिप्लेस पे क्या आ गया, एनसीएलटी। फायदा क्या हो गया, अब एनसीएलटी हो या एनसीएलटी हो, दो जगह तक सीएसीएस सीएम में एडवोकेट दोनों केस लड़ सकते हैं। तो आपको फायदा क्या हो गया कि पहले आप खाली केस लड़ने तक जा सकते थे सीएसीएस सीएम में, अपील के टाइम पे सीएसीएस सीएम में नहीं जा सकते थे, हाई कोर्ट में आपको एडवोकेट की हेल्प लेनी पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में आप केस लड़ भी सकते हो और अपील तक भी जा सकते हो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सीएसीएस सीएमए का स्कोप बढ़ गया। यस, सीएसीएस सीएमए का स्कोप बढ़ गया। अच्छा, मगर आपको इससे ऊपर अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके लिए तो फिर आपको एडवोकेट ही हायर करना पड़ेगा। तो इन्हें हम बोलते हैं कंपनी लॉ की क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्या बोलते हैं, क्वासी। तो क्वासी क्यों बोला आपको समझ आ गया, क्योंकि कोर्ट जैसे दिख रहे हैं लेकिन कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है कोर्ट, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में हर तरीके के केस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक केसेस जाते हैं। तो इसलिए जुडिशियल बॉडीज नहीं है, क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो अब आपने कंपनी लॉ की दोनों बॉडीज पढ़ ली, आपने कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी पढ़ ली और आपने कंपनी लॉ की क्वासी जुडिशियल बॉडीज भी पढ़ ली, है ना। ये बेस था पूरा। अब आपको समझ आ गया। बस आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अभी आज मैंने बुक से कुछ भी स्टार्ट नहीं करा, अगली क्लास में बुक से स्टार्ट करेंगे और तुम्हारा बेस बनवाऊंगा। आज बिना बुक के मैंने तुम्हारा बेस बनवाया और जड़ से लेकर एंड तक तुम्हारा खत्म कर दिया कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो जी, अगली क्लास से बात करते हैं, मेन ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये बेस समझना बहुत जरूरी था, इसके बिना कंप्लीट समझ नहीं आता। चलो टाटा। इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।